1871 में पहली बार सर अलेक्जेंडर को आर्कियोलॉजिकल इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया और ये 1885 तक डायरेक्टर रहा। इसने 14 सालों में यहाँ बहुत सारी प्लेसेस को खोदा और इसे यहाँ छोटा सा पत्थर मिला। ये वो चीज थी जिसे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का पता चलने वाला था। असल में ये छोटा पत्थर एक स्टैम्प थी जिस पर एक बैल की तस्वीर बनी थी और इस तस्वीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अब ये क्या लिखा था इसके बारे में अलेक्जेंडर ने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जान पाया कि आखिर ये क्या लिखा है। उस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, इसीलिए वो ये भी नहीं जान पाया कि हड़प्पा से मिलने वाली ये स्टैम्प कितनी पुरानी हो सकती हैं। उस वक्त साइंसदान पुरानी चीजों का सिर्फ अंदाजा लगाते थे, लेकिन उनको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता कि ये चीजें कितने साल पुरानी हैं। इसके बाद 1980 में यहाँ से 2 और स्टैम्प्स मिल गई। इनमें एक स्टैम्प पर सेम उसी जानवर की तस्वीर बनी थी जो पहली स्टैम्प पर बनी थी, लेकिन पहली स्टैम्प पर बनी तस्वीर इतनी वाजिया नहीं थी, इसीलिए अलेक्जेंडर ने उसे एक बैल मान लिया। जबकि बाद में मिलने वाली स्टैम्प पर उस एनिमल की तस्वीर बिल्कुल क्लियर थी, जिसे देखकर साइंसदानों ने कहा कि ये कोई बैल नहीं है बल्कि ये एक यूनिकॉर्न है, यानी घोड़े जैसा एक जानवर जिसके सर पर एक सिंग लगा होता है। ऐसे एनिमल का जिक्र कहानियों में होता रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा एनिमल किसी ने आज तक नहीं देखा। फिर वक्त गुजरा और 1912 में इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरों को पब्लिश किया गया। उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जॉन मार्शल था। उसने इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरों को देखते ही हड़प्पा जाने का फैसला किया और वहां जाते ही उसने रिसर्च के काम को तेज करवा दिया, जिसके बाद यहाँ से 2 और स्टैम्प्स और कई चीजें मिली। इन चीजों को देखते हुए जॉन मार्शल ने कहा कि हो सकता है इन चीजों से ऐसे दरवाजे खुले जिनसे इस जगह के बारे में बिल्कुल नई बातें सामने आएंगी। वक्त गुजरा और फिर 10 सालों बाद 1922 में इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट को सिंध में इंडस रिवर के करीब ऐसी ही और स्टैम्प्स मिल गईं। जब इन स्टैम्प्स की तस्वीरों को जॉन मार्शल को दिखाया गया तो उसने देखते ही कहा कि ये स्टैम्प्स तो सेम वैसी हैं जैसी हड़प्पा से मिली थी, जिसके बाद वो समझ गया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 शहर थे। यानी हड़प्पा में मिलने वाली स्टैम्प्स की वजह से एक बहुत बड़ा शहर दरियाफ्त हुआ जिसका नाम मोहनजोदारो रखा गया और फिर मोहनजोदारो में कई सालों तक रिसर्च की गई और यहाँ से ऐसी चीजें मिली जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। मोहनजोदारो के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वहां से मिलने वाली चीजों के बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब सवाल आता है कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन का आगाज कैसे हुआ। इस मैप को देख, इसमें इंडस रिवर कराची से निकलकर पूरे पाकिस्तान से होता हुआ चाइना तक जाता है। जब ये रिवर पंजाब से गुजरता है तो इससे कई रिवर निकलते हैं, जिनमें एक रिवर का नाम है रावी। इस मैप में आप देखें तो ये रिवर लाहौर से होता हुआ साहिवाल के करीब से गुजरता है। आज से 5500 साल पहले इस इलाके में दरियाई रावी के किनारे एक ऊंची जगह पर कुछ लोगों ने एक छोटा सा गांव आबाद किया, जो 700 सालों बाद एक छोटे से कस्बे की शक्ल इख्तियार कर गया। इसके बाद 200 सालों बाद ये छोटा सा कस्बा एक बहुत बड़ा शहर बन गया, जिसे हड़प्पा कहते हैं। 1996 में जब साइंसदानों ने यहाँ खुदाई की तो उनको ऐसी चीजें मिली जो उस पहले गांव, जिसे कुछ लोगों ने आज से 5500 साल पहले दरियाई रावी के किनारे के करीब बनाया था। इन चीजों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनमें मिट्टी से बने हुए हार, मिट्टी से बने हुए टायर और बर्तन शामिल हैं। जब ये शहर अपने अरूज पर था तब लोगों ने तांबे और लोहे को फाइंड कर लिया था और इस शहर से बहुत सारी ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई हैं जो तांबे से बनी हैं, जिनमें हथियार, बर्तन और हार शामिल हैं। इस सिटी के कुछ बचे खुचे आसार आज भी हमें हड़प्पा में देखने को मिलते हैं, लेकिन आज से 200 साल पहले यहाँ पूरी इमारतें थी। लेकिन जब ब्रिटिश दौर में लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब यहाँ से लोगों ने ईंटें उखाड़ कर इस ट्रैक पर लगाई और कुछ लोगों ने इन ईंटों को अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे इस शहर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। अभी इसके कुछ हिस्से बाकी हैं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे तिला एबी की। तस्वीर में दिखाई दे रही जगह
एक टाउन का हिस्सा हुआ करती थी और ये जगह उस टाउन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद थी। इस जगह की लेफ्ट और राइट साइड पर लोग रहते थे। इस जगह के सेंटर में एक कुआं है जिसे आज से 4220 साल पहले बनाया गया था। इस कुएं के गिर्द आपको कई खंडरात दिखाई दे रहे हैं और यहाँ नालियां भी मौजूद हैं। साइंसदान का कहना है कि ये नहाने की जगह थी। दोनों साइड से लोग यहाँ आकर कुएं के पानी से नहाते थे और ये पानी इन नालियों से होता हुआ इस जगह से थोड़ी दूर एक तालाब में जाकर गिरता था। मोहनजोदारो में इस तरह के कई कुएं मिले हैं, लेकिन यहाँ से 8 कुओं को दरियाफ्त किया गया है, जिनमें से 2 कुओं को आप इस बाजार में भी देख सकते हैं। इस बाजार को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस तस्वीर में आपको एक दीवार दिखाई दे रही है। ये दीवार इस टाउन के चारों तरफ मौजूद थी। इस दीवार को 1946 में साइंसदानों ने जमीन से खोद कर निकाला था, लेकिन ये दीवार बारिश और मौसमी इफेक्ट की वजह से खराब होने लगी, इसीलिए उसे मरम्मत करके बेहतर किया गया है। इस जगह की बैक साइड पर इसी दीवार का हिस्सा मिला है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जगह की जो लेफ्ट साइड पर आबादी थी उसको लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से वहां आबादी का कोई निशान नहीं है। लेकिन राइट साइड पर इस जगह से थोड़ा सा आगे आबादी के खंडरात मौजूद हैं, जिनकी वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों के घरों के कुछ निशानात को देख सकते हैं और बाकी घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये टीला एपी की राइट साइड पर रहने वाले लोगों की बस्ती थी। यहाँ पर एक नाली भी दरियाफ्त हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। ये नाली ईंटों से कवर थी और ये नाली हर घर के साथ कनेक्टेड थी, जिससे पानी इस नाली से होता हुआ शहर से बाहर निकल जाता, जिसका मतलब है कि उस वक्त के लोगों ने पूरा ड्रेन सिस्टम बनाया था, जिससे पानी आसानी से शहर से बाहर जा सके। इस जगह से आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बाजार आता है, जिसे आज से 4200 साल पहले बनाया गया था। यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई एक बहुत बड़ी चेयर आपको दिखाई दे रही होगी। असल में ये चेयर उस वक्त के बादशाह की है और इस चेयर के सामने एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उस दौर का बादशाह इस चेयर पर बैठकर बाजार पर निगरानी रखता था। आज से 6000 साल पहले बनने वाले इस बाजार के सिस्टम के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बाजार में मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर अपनी चीजें बेचते थे। यहाँ पर आपको कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इस रास्ते की इस साइड पर एक स्टोर है, यहाँ पर एक शहर के लोग आकर अपनी चीजें बेचते, और इस रास्ते की दूसरी साइड पर दूसरा स्टोर है, यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से आकर लोग अपनी चीजें बेचते। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें कई रास्ते दिखाई देंगे और हर रास्ते के कॉर्नर पर मुख्तलिफ स्टोर्स बने हैं। यहाँ पर शहरों से आने वाले लोगों को कैटेगराइज किया गया था। इन रास्तों में चीजें खरीदने वाले लोग घूमते थे। अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो एक और जगह दिखाई देती है। इस जगह में आपको कई सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। असल में उस वक्त लोग यहाँ पर अपना माल रखकर बोली लगाते थे। ये सेम ऐसे है जैसे आज मंडियों में चीजों की बोली लगती है। इस बाजार के साथ ही आपको एक और एरिया दिखाई दे रहा होगा। ये एरिया उन लोगों के आराम के लिए बनाया गया था जो लोग दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर अपना सामान बेचते थे। इस बाजार के सिस्टम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 6000 साल पहले के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इस बाजार से थोड़ा आगे जाने पर एक और जगह आती है। यहाँ पर भी आप मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। इस जगह के बिल्कुल एक साइड पर 2 कुएं हैं। ये जगह बहुत मिस्टीरियस है। इसके बारे में अभी सही से नहीं पता चल सका कि आखिर ये जगह क्या है। इसे लोगों के नहाने की जगह भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगह में 2 कुएं मौजूद हैं। इसके अलावा इसे बाजार भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे बादशाह की रहाइश भी कहते हैं, जिसमें हर चीज मौजूद थी। लेकिन अभी किसी को भी कंफर्म नहीं था कि ये क्या चीज है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाले एक और हजारों साल पुराने शहर की। टेक्सला से 4.3 किलोमीटर की दूरी पर एक 2000 साल से ज्यादा पुराना शहर मौजूद है, जिसका नाम सरकप है। इस शहर को पहली बार 1863 में अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। इसके बाद 1912 में जब जॉन मार्शल ने इस जगह को खोदा तो उसे पता चला ये शहर 3 दफा बना और 3 दफा तबाह हुआ। जॉन मार्शल ने यहाँ 1912 से लेकर 1930 तक रिसर्च की।
इन 18 सालों में उसने इस सिटी के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से खोदकर बाहर निकाल लिया, जिससे देखकर उसके होश उड़ गए और वहां से ऐसी चीजें मिली जो आज भी दुनिया को हैरान कर रही हैं। जब जॉन मार्शल ने इस जगह पर अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली तो उसने इस शहर के एक कॉर्नर पर लोगों को दिखाने के लिए 3 लेयर्स को खोदा। इन लेयर्स में तीनों शहरों की बाकियत को देखा जा सकता है। पहली लेयर में स्क्वायर शेप के ब्लैक कलर के पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहली बार ग्रीक के लोगों ने इन पत्थरों से इस सिटी को बनाया था। 180 बीसी में क्रेप्टोबैक्टेरियन किंगडम, जो ग्रीक की एक स्टेट थी। ये स्टेट आज का सेंट्रल एशिया था। उस वक्त इस स्टेट के किंग डिटेरियस ने आज के पाकिस्तान पर हमला करके इस एरिया पर कब्जा किया, जिसके बाद उसने अपने लोगों के साथ मिलकर टैक्सला में पहली बार इस शहर को तामीर करवाया। फिर अल्लाह के हुक्म से यहाँ ज़ल्ज़ला आया और ये शहर तबाह हो गया। इसके सबूत आपको पहली लेयर में दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर आती है। ये लेयर अशोका के टाइम पीरियड को शो करती है। अशोका ने 227 बीसी में इस शहर को दोबारा तामीर करवाया। अशोका का जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 250 साल पहले का है। ये मौर्य सल्तनत का बहुत ताकतवर बादशाह था। इसका दौर 321 बीसीई से लेकर 185 बीसीई तक रहा। ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि अपने फादर की डेथ के बाद अपने फादर की जगह लेने के लिए इसने अपने 100 भाइयों को बुरी तरह से कत्ल करवा दिया और खुद बादशाह बन गया। इसकी हुकूमत आज के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान तक फैली हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त से लेकर आज तक ये हिंदुस्तान का वाहिद बादशाह था जिसने इतने बड़े एरिया पर हुकूमत की। इतने बड़े एरिया पर हुकूमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल और महंगा काम था। इसीलिए अशोका को ऐसी जमीनें चाहिए थी जिनसे इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। इनमें से एक जगह थी कलिंगा। ये जगह साहिल के करीब मौजूद थी। लैंड के लिहाज से इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। इसीलिए इस जगह को हासिल करने के लिए उसने यहाँ के लोगों से जंग की। ये लोग भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सख्त मुकाबला किया। लेकिन अशोका ने ये जंग जीत ली और इस एरिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग में 1 लाख से शायद इंसान और जानवर मर चुके थे। इस चीज को देखकर अशोका बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो जंग तो जीत चुका था, लेकिन कत्लो गारत को देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ और फिर इसने हिंदू मजहब को छोड़ा और बुद्धिज्म में शामिल हो गया और कत्लो गारत को छोड़कर बुद्धिज्म की तबलीग करने लगा, क्योंकि वो सिद्धार्थ बुद्धा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। अपने दौर में उसने सरकप के शहर को ग्रीक के बाद दोबारा तामीर करवाया और सरकप से कुछ किलोमीटर दूर एक स्तूपा भी बनवाया, जिसका नाम धर्माराजिका रखा गया। कहा जाता है इसका महल भी टैक्सला की जमीन के नीचे दफन है, जिसको अभी तक नहीं खोदा गया। अशोका की डेथ 232 बीसी में हुई। इसकी डेथ के बाद इसकी सल्तनत ज्यादा देर तक टिक ना सकी और कुछ ही सालों के बाद इसकी सल्तनत दुनिया से खत्म हो गई और ये शहर एक बार फिर से जल्जले से खत्म हो गया। इसके बाद पहली सेंचुरी बीसी में पार्थियंस ने इस सिटी को दोबारा से तामीर किया। उस वक्त पार्थियंस एम्पायर ग्रीक के बिल्कुल साथ मौजूद था, जो आज का ईरान है। उस वक्त पार्थियंस के बादशाह गोंडोफ्रीस ने इस शहर में कुछ हिस्से बनाए, जिनमें नाउस्पिला सूरज का मंदिर और 2 सरों वाला एक काब का स्तूपा शामिल है। कुछ देर के बाद व्हाइट हंस के लोगों ने पार्थियंस पर हमला कर दिया और इस पूरी सिटी को तबाह कर दिया। व्हाइट हंस के लोग 5वीं से 8वीं सदी में सेंट्रल एशिया में रहते थे। अगर आप अशोका पीरियड्स के ऊपर तीसरी लेयर को देखें तो इसमें पार्थियंस पीरियड के बाकियात मौजूद हैं। जॉन मार्शल ने जिस सिटी को जमीन से बाहर निकाला वो पार्थियंस पीरियड का सिटी है, यानी आखिरी सिटी। अभी भी ग्रीक और अशोका पीरियड के सिटीज जमीन के अंदर दफन है। अगर इस जगह को मजीद खोदा जाता है तो यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। इन तीनों लेयर्स के एक हिस्से को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीजें दीवार में धंसी हुई दिखाई दे रही होंगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दीवार में धंसी ये चीजें इंसानों की हड्डियां हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पूरी दीवार इंसानों की हड्डियों से भरी हुई है, जिनको आप अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। अगर इस जगह को खोदा जाता तो यहाँ से हजारों इंसानी ढांचे निकल आते और यहाँ से लोगों के कटे हुए सर भी मिले थे। असल में मुकामी जुबान में सरकप का मतलब है सर काट देना। कहा जाता है कि सरकप शहर का बादशाह एक खेल का बहुत माहिर था। इस खेल में जो कोई भी मर जाता उसका सर काटा जाता। सरकप का बादशाह हर रोज लोगों को हरा कर उनका सर काटता
और खुश होता, जिसकी वजह से इस शहर को सरकप का नाम दिया गया। लेकिन एक दिन वो बादशाह राजा रसालू से हार गया। उस राजा ने इसका सर तो नहीं काटा, लेकिन उसने उस बादशाह को ये खेल खत्म करने का कहा, जिसके बाद ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये सिटी कई किलोमीटर तक बड़ी थी और इसके गिर्द एक बहुत बड़ी दीवार थी। इस सिटी के सेंटर में एक सड़क गुजरती है। अगर आप दोनों साइड पर शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इनमें सामने वाली साइड्स पर ज्यादातर शॉप्स हैं और उन शॉप्स के बिल्कुल पीछे घर हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे घर और शॉप्स का मालिक एक ही आदमी हुआ करता था। इनमें कुछ शॉप्स का साइज बड़ा है और कुछ शॉप्स का साइज छोटा है। सेम उसी तरह कुछ घरों का साइज बड़ा है और कुछ घरों का साइज छोटा है, जिससे पता चलता है कि इस वक्त के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इन शॉप्स को देखें, इनका साइज बाकी शॉप से बहुत ज्यादा छोटा है। असल में ये सुनार की शॉप्स थी। यहाँ लोग सोना बेचा करते थे। इन शॉप्स के आगे आपको एक पत्थर भी दिखाई दे रहा होगा जिसमें कुछ निशान बने हुए हैं। इन निशानों में लोग सोने और चांदी को बनाया करते थे। मैंने पीछे बताया था कि पार्थियंस ने यहाँ सूरज का मंदिर बनाया था। असल में वो एक वॉच थी जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सेंटर में एक पिलर हुआ करता था। जब सूरज की रोशनी इस पिलर पर पड़ती तो इसका शैडो इन निशानों पर पड़ता और हर निशान पर पिलर का शैडो 3 घंटों के लिए रहता। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस वॉच के सेंटर में खड़े होकर लोग सामने सूरज को देखते थे, जो सामने दिखाई देने वाले पहाड़ों से निकलता था और इसकी डायरेक्शन को देखकर वो दिन में टाइम का पता लगा पाते। इस वॉच के अलावा यहाँ पर एक स्तूपा है। इसे डबल हेड स्तूपा कहा जाता है। इसी स्तूपा को देखकर जॉन मार्शल को पता चला था कि यहाँ 3 पीरियड्स के सिटीज दफन हैं। अगर आप इस स्तूपा को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर ग्रीक के लोगों ने बनाया। ये स्ट्रक्चर अशोका ने बनाया, जिसमें एक ईगल बना हुआ है जिसके 2 सर हैं, और ये स्ट्रक्चर पार्थियंस ने बनाया। इन तीनों स्ट्रक्चर को देखकर जॉन मार्शल को पता चला कि यहाँ 3 सिटीज दफन हैं और इसने बहुत ज्यादा गहराई तक खोदा और इनकी बाकियात को निकाला। इसके बाद इस जगह को देख इसे स्तूपा का नाम दिया गया। ये लोग बुद्ध मत के मजहब को मानते थे। जब इस मजहब का कोई मजहबी बंदा, जिसे मॉन्क्स कहते हैं, वो मर जाता तो उसकी राख को यहाँ दफनाया जाता और फिर 3 पोसिस के स्टैचूज बनाकर इस स्तूपा के ऊपर रखे जाते, जिसके बाद लोग यहाँ आकर नाउस बिला इनकी पूजा करते। इसके अलावा इस चीज को देखें जिसकी शेप गोल है। ये भी एक स्तूपा है, लेकिन ये स्तूपा किसी के घर में बना हुआ था। जब इस जगह को खोदा गया तो यहाँ से एक लेडी का स्टैचू मिला, जिसकी पिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जगह को देखें, ये एक बहुत बड़ा तालाब था। ये तालाब शहर के सेंटर में बना हुआ है और इसके चारों तरफ रहने वाले लोग यहाँ नहाने आते थे। इसके बिल्कुल पीछे ये सर्कल बना हुआ है। असल में ये एक टेम्पल हुआ करता था जिसके ऊपर एक छत थी। इसके बाद इस जगह को देखें, ये जैन का स्तूपा था। जैन बुद्ध मत की एक शाख है। ये लोग नाउस बिला महावीर पर यकीन रखते थे। जब महावीर की डेथ हुई तो उसकी राख को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया और उसका एक हिस्सा इस स्तूपा में रखा गया। इसके बिल्कुल सेंटर में अम्ब्रेला की तरह 7 लेयर्स थीं जो 7 स्काइज को शो करती थी। इसके बाद इस जगह को देखें, ये एक बादशाह का घर हुआ करता था। इसके अलावा इस जगह को देखें, कहा जाता है कि यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का महावरी आया था। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने शिर्क किया और अल्लाह ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। जॉन मार्शल के बाद 1944 और 45 में मोर्टिमर व्हीलर ने इस जगह को मजीद खोदा और इसे यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली। इनमें सबसे ज्यादा चीजें पार्थियंस के पीरियड की थी, उसके बाद अशोका पीरियड की चीजें थी और सबसे कम ग्रीक पीरियड की चीजें थी। इन सभी चीजों को टेक्सला म्यूजियम में रखा गया है, जिनको मैंने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान में ही मौजूद किला रोहतास की। जेहलम से 10 किलोमीटर दूर दीना में एक फोर्ट मौजूद है जिसका नाम रोहतास फोर्ट है। इस फोर्ट को 1541 में शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जिसका साइज 4 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा फोर्ट है। इस किले को बनवाने में आज के खरबों रुपए लगे। आखिर शेर शाह सूरी ने इतना पैसा लगाकर इतना बड़ा किला क्यों बनवाया? शेर शाह सूरी 1486 में हिंदुस्तान के एक इलाके ससाराम में पैदा हुए। उस वक्त इसका नाम फरीद खान रखा गया। इसके वालिद का नाम हसन खान था। फरीद खान का बचपन बहुत ज्यादा सख्त था क्योंकि फरीद खान के वालिद हसन खान की 4 बीवियां थी। फरीद खान हसन खान की पहली बीवी की औलाद थी, लेकिन हसन खान अपनी चौथी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था।
और अपनी पहली बीवी और उसके बच्चों पर इतनी तवज्जो नहीं देता था, जिसकी वजह से फरीद खान को बचपन में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब फरीद खान की उम्र 22 साल हुई तब वो अपने वालिद से लड़कर जौनपुर में चला गया। यहाँ पर इसने 3 सालों तक तालीम हासिल की, जिसमें उसने अरेबिक और पर्शियन की तालीम भी हासिल की। इसकी काबिलियत को देखते हुए इसका उस्ताद जमाल खान इससे बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। जमाल खान इसके वालिद हसन खान का भी उस्ताद था, इसीलिए इसने इन दोनों की सुलह करवा दी। 3 सालों के बाद जब फरीद खान वापस अपने वालिद के पास गया तब इसके वालिद को ससाराम, हाजीपुर, वासपुर और टंडा के एरिया की जागीर मिल चुकी थी, यानी फरीद खान का वालिद पहले से और ज्यादा अमीर हो चुका था। हसन खान फरीद खान की काबिलियत से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, इसीलिए 1520 में हसन खान की मौत के बाद इसकी सारी जागीर फरीद खान को मिल गई। लेकिन हसन खान के और भी बेटे थे जो फरीद खान से नफरत करते थे। उन्होंने फरीद खान को अपनी जागीर बांटने का कहा, लेकिन फरीद खान ने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद फरीद खान के खिलाफ बहुत साजिशें की गई, जिसकी वजह से फरीद खान सब कुछ छोड़कर बिहार में बहार खान लोहानी के पास चला गया, जो सौद बिहार का बहुत बड़ा लीडर था। एक दिन बहार खान और फरीद खान शिकार पर गए तो फरीद खान ने अकेले शेर को मार दिया, जिसके बाद इसका नाम शेर खान पड़ गया। इस चीज को देखते हुए बहार खान ने शेर खान को अपनी हुकूमत का हेड बना दिया, लेकिन अभी भी सारी चीजें बहार खान के पास थी। बहार खान ने बिहार को एक आजाद रियासत बनाया। उस वक्त ये स्टेट इब्राहिम लोदी के एम्पायर में आती थी। वक्त गुजरा और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पानीपत की जंग लड़ी गई, जिसमें बाबर जीत गया, जिसके बाद हिंदुस्तान की हुकूमत मुगलों के पास आ चुकी थी। उसी वक्त बहार खान लोहानी ने अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर दिया। अब क्योंकि बिहार एक आजाद स्टेट थी और इसका हेड शेर खान को बनाया गया था, इसीलिए साउथ बिहार की सारी हुकूमत शेर खान के पास आ गई। लेकिन ये बात बिहार खान के साथियों को हजम ना हुई, इसीलिए 1530 में शेर खान को कत्ल करने की बहुत ज्यादा कोशिशें की गई, लेकिन वो सब नाकाम रहे। जब शेर शाह सूरी को इस बात का पता चला तो उसने एक एक को पकड़कर मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहार खान के साथी बिहार को छोड़कर बंगाल में जाकर छुप गए। इन लोगों ने बंगाल के किंग मोहम्मद शाह को शेर खान यानी शेर शाह सूरी के खिलाफ कर दिया, जिसकी वजह से 1534 में बिहार और बंगाल के बीच सूरजगढ़ की जंग लड़ी गई, जिसमें शेर शाह सूरी ने मोहम्मद शाह को पूरी तरह से हरा दिया। अब शेर शाह सूरी के पास बिहार और बंगाल की हुकूमत आ चुकी थी और शेर शाह सूरी दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा था। दूसरी तरफ 1530 में जब बाबर की डेथ हुई तब इसके बेटे हुमायूं को मुगल एम्पायर का किंग बनाया गया। इस मैप को देखें, इसमें ये एरिया शेर शाह सूरी के कब्जे में था और ये एरिया मुगलों के कब्जे में था। 1534 में हुमायूं को बंगाल बहुत ज्यादा पसंद आया, वो इसको हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने शेर शाह सूरी से जंग करने का फैसला किया। लेकिन जब उसको शेर शाह सूरी की ताकत का पता चला तो उसने शेर शाह सूरी से हाथ मिलाने का पैगाम भिजवाया, लेकिन शेर शाह सूरी ने हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो बिहार और बंगाल के साथ मुगल एम्पायर पर भी कब्जा करना चाहता था। और फिर 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच बैटल ऑफ चौसा हुई, जिसमें हुमायूं हार गया और वह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने भाइयों के पास चला गया। वहां जाकर उसने शेर शाह सूरी को शिकस्त देने की तैयारी शुरू कर दी। 1 साल के बाद बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी गई। इसमें एक बार फिर से हुमायूं को शिकस्त हुई, जिसके बाद शेर शाह सूरी के पास आगरा, दिल्ली, संभाल, ग्वालियर, लाहौर और मुगल एम्पायर के सारे एरिया आ चुके थे। 1940 में शिकस्त के बाद हुमायूं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। वो मदद के लिए पंजाब और सिंध के कई बादशाहों के पास गया, लेकिन शेर शाह सूरी की बढ़ती हुकूमत की वजह से किसी ने उसकी मदद ना की, जिसके बाद ईरान के बादशाह ने हुमायूं को ईरान आने की दावत दे दी और फिर हुमायूं ईरान चला गया। वहां जाकर उसने शेर शाह सूरी को शिकस्त देकर दोबारा से हिंदुस्तान की हुकूमत हासिल करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। हुमायूं के ईरान जाने की खबर शेर शाह सूरी को मिल चुकी थी और उसे पता था कि हुमायूं दोबारा से हिंदुस्तान को हासिल करने की कोशिश करेगा। साथ ही उसे घक्करों से बहुत ज्यादा खतरा था, जिनकी हुकूमत पंजाब में थी, क्योंकि घक्कर मुगलों के साथ थे। इसलिए मुगलों की शिकस्त के बाद वो हिंदुस्तान आकर शेर शाह सूरी को कत्ल करना चाहते थे।
इसीलिए शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर नजर रखने और खक्करों को रोकने के लिए जेहलम से 10 किलोमीटर की दूरी पर आज के दीना में एक किला बनवाने का मंसूबा बनाया, जिसका नाम रोहतास फोर्ट रखा गया। इस किले से वो आसानी से हुमायूं पर नजर रख सकता था और साथ ही खक्करों को हिंदुस्तान आने से रोक सकता था। 1548 में इस किले की तामीर शुरू हुई, लेकिन इस एरिया में खक्करों की हुकूमत थी, जिनके डर से यहाँ रहने वाले मजदूर किला बनाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन खक्करों को रोकने और हुमायूं पर नजर रखने के लिए शेर शाह सूरी के लिए ये किला बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए उसने हर एक मजदूर को एक पत्थर लाने के लिए एक सोने का सिक्का दिया, जिसके बाद लोगों ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है उस वक्त जिन्नात ने भी इस किले को बनवाने में मदद की थी। क्या ये बात सच है? इसका जिक्र मैं आगे करूंगा। जिस जगह ये किला बन रहा था उसकी एक साइड पर काबुल और पेशावर था, जिसके पीछे ईरान था। यहाँ पर हुमायूं छुपा हुआ था, वो जेहलम के रास्ते से गुजरकर हिंदुस्तान जा सकता था। दूसरी तरफ पंजाब यानी खक्कर थे। इन दोनों जगहों से शेर शाह सूरी को बहुत ज्यादा खतरा था। इस किले की बाकी साइड्स पर लाहौर, कराची और कश्मीर थे। इस किले के 12 दरवाजे थे और इन सभी दरवाजों को एक दूसरे से मिलाया गया, जिससे एक सर्कल में बहुत बड़ी दीवार बन गई और इस पर 50,000 फौजी तैनात कर दिए गए, ताकि ये चारों तरफ नजर रख सके, खासतौर पर ईरान वाली साइड और पंजाब पर। जब ये किला काफी हद तक मुकम्मल हो चुका था, तब शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने खक्करों की कमर तोड़ दी है। इस किले की एक साइड पर जंगल थे, जिसमें छोटे छोटे पहाड़ थे। इन पहाड़ों से गुजरकर किले की दीवार पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके अलावा खक्करों को किले की दीवार पर चढ़ने से रोकने के लिए ये चौकियां बनाई गई। हर चौकी के बीच एक दीवार थी, जिसमें मुख्तलिफ सुराख बने हुए थे। इस सुराख से एक फौजी दूर तक नजर रखता और इस सुराख से तीर चलाए जाते। अगर दुश्मन तीरों से बचकर दीवार के करीब आ भी जाता तो इस सुराख से गर्म पानी उस पर फेंका जाता और इस बड़े सुराख से तोप के जरिए हमला किया जाता। ये चौकी अंदर से ऐसी दिखाई देती है। इस जगह पर तीर, गोला बारूद और गर्म पानी को रखा जाता। ऐसी चौकियां पूरे किले में बनी हुई थी। शेर शाह सूरी की ये कमाल की स्ट्रेटजी थी, जिससे खक्करों को दीवार से दूर रखा जाता और साथ ही हुमायूं पर भी आसानी से नजर रखी जाती। यानी ये किला खक्करों और मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुका था। इस किले की तामीर के साथ साथ शेर शाह सूरी राजस्थान और बाकी एरिया पर भी कब्जा करना चाहता था। इनमें एक किला कलिंजर फोर्ट था। राजस्थान पर कब्जा करने के लिए शेर शाह सूरी का इस किले पर कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए 1945 में इस किले पर कब्जा करने के लिए शेर शाह सूरी ने राजपूतों से जंग की। इस जंग में गोला बारूद और गन्स का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है एक गोला शेर शाह सूरी के चेहरे के पास फटा, जिससे शेर शाह सूरी की मौत हो गई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि शेर शाह सूरी एक तोप के पास खड़ा था, वो तोप फट गई, जिससे शेर शाह सूरी झुलस गया। शेर शाह सूरी के साथियों ने इस किले को फतह कर लिया और 2 दिनों के बाद शेर शाह सूरी की मौत हो गई। शेर शाह सूरी की मौत के 3 सालों बाद यानी 1548 में रोहतास फोर्ट की तामीर मुकम्मल हो गई। यानी जिस किले को शेर शाह सूरी ने बनाने के लिए बहुत ज्यादा दौलत लगा दी, उसमें उसे एक रात रहना भी नसीब नहीं हुआ। शेर शाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं इस किले पर आया। उसने इस किले को देखते हुए कहा कि इस किले को मेरे दुश्मन ने बनाया है, इसीलिए उसने इसे गिराने का हुक्म दे दिया। लेकिन इसके साथियों ने इसे किला गिराने से मना किया, जिसके बाद ये किला मुगलों के कब्जे में आ गया। इस किले में रहने के लिए बहुत कम कमरे बनाए गए थे, क्योंकि दूर तक नजर रखने के लिए यहाँ 12 दरवाजों वाली बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी, जो 4 किलोमीटर तक फैली हुई थी, जो इस वक्त काफी हद तक टूटकर खत्म हो चुकी है। कहा जाता है जब इस किले को बनाया जा रहा था, तब जिन्नात ने भी इस किले को बनाने में मदद की थी। इस किले के अंदर बहुत सारे मज़ारात हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इनमें कुछ कब्रें उन जिन्नात की हैं। यहाँ पर एक कब्र है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये एक बहुत बड़े दियो की कब्र है। इसके अलावा कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ अजीब सी चीजों को फील किया है, जैसे ये जगह हॉन्टेड हो। इन कॉमेंट्स को आप देख सकते हैं। क्या सच में इस किले को जिन्नात ने बनाया और क्या वहाँ लोगों के साथ अजीब वाकयात हुए? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये थी आज की शानदार वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है।
आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप ऐसी ही एक और शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।